जय हिंद। आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस। और मुझे लगता है शायद ये बात हम सबको पता ही होगी, बट मैं गलत बोल रहा हूँ। हम सबको ये बात नहीं पता। हर साल 26 जनवरी के दिन कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, सर्कुलेट होते हैं नेट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। ये होते हैं कनॉट प्लेस के वीडियो, ये होते हैं नरीमन पॉइंट के वीडियो, बैंड्रा के वीडियो, जहाँ पे कुछ यूथ लोगों से पूछा जाता है कि आखिर क्या डिफरेंस है 26 जनवरी में और 15 अगस्त में। कुछ लोग कहते हैं इस दिन अंग्रेज हमें छोड़ के गए, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे के गए। हमको यही नहीं पता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंस क्या है। ये हालत है आज के भारत की। खराब बात यह है, सोचने वाली बात, कि ये आंसर्स आते हैं यूथ से, जो कि हमारे इंडिया का 60% पॉपुलेशन है, जो कि 18 से 35 एज के बीच में लाया करता है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा कल का भारत, हमारा फ्यूचर वाला भारत। अब अगर आपसे ये जवाब आएगा तो इस देश की क्या हालत होने वाली है, ये हम सोच ही सकते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है एज अ इंडियन एंड एज अ कॉमन मैन कि हम जाने कि आखिर 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स नॉट गेट एनी फर्दर अडू एंड लेट्स अनफोल्ड। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या डिफरेंस है 26 जनवरी में और 15 अगस्त में। 26 जनवरी के दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया था, लागू किया था। 15 अगस्त के दिन हमको इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों से, कॉलोनियल रूल से। अब सोचने वाली ये है कि वाई 26 जनवरी, ये डेट 15 अगस्त भी तो हो सकती थी, सेम ही डे हो जाता, हम अलग अलग दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो हिस्ट्री में चलते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 1929 लाहौर सेशन की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम 1930 में, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तब से 26 जनवरी की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया था, बट हमने इसको अप्लाई 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, तो आप बता सकते हो कि 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था, तब हमने डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज एज अ रेजोल्यूशन। इसलिए हमने 26 नवंबर को जब अडॉप्ट किया, उसके बाद हमने वेट किया 26 जनवरी 1950, जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को फाइनली फोर्स में लागू लाए, यानी उसको अप्लाई किया। ये बात हो गई 26 जनवरी की। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सिंस अब हम एज अ कॉमन मैन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है संविधान, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसको दो टर्म में समझते हैं। पहला हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज समझते हैं। टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इसको कई एक्सपर्ट्स द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ कंट्री भी कहते हैं, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी कहते हैं। अगर इसको मैं एक सरल भाषा में बोलूं, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलूं, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके मुताबिक और जिसके आधार पर हमारा ये पूरा देश और उसके विभिन्न राज्य चल रहे हैं। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो अब मैंने आपको दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बता दिया, एक टेक्निकल टर्म में बता दिया और एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बता दिया दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला सवाल आता है दैट व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है आखिर? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था तब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। तब हमारे पास वाइस रॉयज होते थे, गवर्नर जनरल्स होते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हो जाते थे वो इंडिया में अप्लाई हो जाते थे। बट अब हमको इंडिया में जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए अब हम थोड़ा इंडिया को समझते हैं। तो इंडिया एज अ कंट्री एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसको अब हम तीन एस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, हिमालय से लेके वेस्टर्न घाट्स, वास्ट गैंजेटिक प्लेन से लेके डेक्कन प्लेट्यू, एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, लद्दाख, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। पॉपुलेशन एस्पेक्ट से बात करते हैं, 82% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, रफली 11.6% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 2.92% पॉपुलेशन हमारी क्रिश्चियंस है, 0.77% पॉपुलेशन हमारी बुद्धिस्ट है और 0.41% रफली हमारी पॉपुलेशन जैन है। ये है रिलीजियस डिवाइड, कल्चरल डिवाइड। थर्ड एस्पेक्ट अब हम समझते हैं लैंग्वेज का। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ के मैं नाम बता सकता हूँ, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल और बहुत। जब इतनी डाइवर्सिटी है
तो इस पूरे देश को एक रुख से चलाना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलाने के लिए हमको एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस पूरे देश को जोड़े। तभी शायद जवाहरलाल नेहरू ने कहा होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वो जो एक यूनिफाइंग फैक्टर है इंडिया का, जो कि इंडिया की इतनी डाइवर्सिफाइड कल्चर को, इतनी डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी को, इतनी डाइवर्सिफाइड ट्रेडिशन को यूनाइट करता है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमें एक यूनिफाइड सेट ऑफ रूल्स की जरूरत थी, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जिसके तहत हमारा पूरा देश उसके आधार पे चलता है। वही इस देश की विचारधारा भी है। ये हुआ व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं कि रिलेवेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। आमतौर पे हम इंसान यही चीज समझते हैं कि जो चीज जिंदा है उसका रेलेवेंस है, बट जो चीज जिंदा नहीं है उसका रेलेवेंस नहीं है। फिर इस एक किताब का क्या रेलेवेंस है आज? ये किताब, जिसको हम अपना संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई लॉयर्स ने और एक्सपर्ट्स ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वजह से इसको लाइफ दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा हमने कहा था, टेक्निकल में पढ़ा कि उसमें प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल है। अगर आप इसका प्रियम्बल खोलोगे, जो कि जिस्ट है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि राइट में स्क्रीन में आ रहा होगा, उसकी अगर अपन पहली लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस संविधान का जो सोल है, जो हार्ट है, वो हम इंडियंस हैं। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये चीज बोलने में मुझे लगता है बहुत गर्व होता है। जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक ये देश जिंदा है, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जिंदा है। इसकी वेरी सोल में ये चीज लिखी गई है। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस होली टेक्स्ट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां से इसे पावर मिल रही है। दूसरी चीज जो इसको अलाइव बनाता है वो है इसका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बताता है द पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज वो हमारा काम नहीं है, ना ही मैं एक एक्सपर्ट हूं पॉलिटी का और कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इस आर्टिकल की प्रेजेंस से हम कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय पर अमेंड किया है। कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कुछ खराब अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए, सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इस डॉक्यूमेंट ने, इस होली टेक्स्ट ने, नेशनल टेक्स्ट ने अपने आप को बदलाया है फॉर अ बेटर टुमारो, फॉर अ बेटर इंडिया। उदाहरण के लिए मैं अगर एग्जांपल लूं तो ये वही टेक्स्ट है जिसने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। ये वही टेक्स्ट है, जब इसका अमेंडमेंट हुआ तो हमको 2009 में राइट टू एजुकेशन मिला। और ये वही टेक्स्ट है जिसने अपने आप को बदला और फंडामेंटल राइट यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हमसे छीन लिया। समय समय पे जिस चीज की जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए हैं। एंड इट इज अ फैक्ट एंड इट प्रूव्स दैट दिस डॉक्यूमेंट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज आवर शील्ड या फिर हमारा प्रोटेक्टर। किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोटेक्शन दिया है। स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, यानी ये वो इंडिविजुअल राइट्स हैं जो आपको, मुझे, हम सबको दी गई हैं। इन राइट्स को कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट बाय एनी लॉ हमसे नहीं ले सकता। ये परमानेंट राइट्स हैं। हाँ, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जब नेशन की बात आएगी या कुछ इमरजेंसी प्रोविजन है, उसमें कुछ समय के लिए उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, बट उनको परमानेंटली कभी हटाया नहीं जा सकता। यानी अगर हम टेक्निकली बात करें तो हम आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर देता है, उस अमेंडमेंट को यूज करते हुए भी हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकते। इसीलिए इन्हें परमानेंट राइट्स कहते हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी शील्ड है जो कि संविधान ने, भारत के संविधान ने भारत के लोगों को दिया गया है। इसके अलावा जैसे सेपरेशन ऑफ पावर जो कि है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरीज के बीच में, इस सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कभी नहीं हो सकता। यानी किसी भी एक गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं जा सकती। लेजिस्लेटिव के पास अपनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है और जुडिशरी के पास अपनी पावर है। थर्ड पॉइंट आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोविजन को, किसी भी लॉ को वो रिव्यू कर सकता है और उसे अगर ऐसा लगे कि ये जो नियम या पॉलिसी या कायदे कानून बने हैं ये संविधान के विपरीत हैं, दे आर नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री,
इट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड। इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूं, 2014 या 15 की बात है जब एनजेएसी आ रहा था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया बिकॉज विद क्लियरिंग ऑफ दैट लॉ एग्जीक्यूटिव्स वुड हैव डायरेक्ट डिस्टर्बेंस और डायरेक्ट इंडल्जमेंट विद द जुडिशरी, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को नल एंड वॉइड करता है। इसके बाद अभी रिसेंटली हमारे एक महीने पहले न्यूज में था बिल्किस बानो केस। गुजरात में जो लेडी थी बिल्किस बानो, इनका रेप हुआ था और जिनके रेप विक्टिम थे उनको सरकार द्वारा कुछ अर्ली रिलैक्सेशन मिल रहा था उनके जेल के टेन्योर से। अगेन सुप्रीम कोर्ट केम इन द मिडल एंड सेड यू कैन नॉट यूज योर डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर एनी सच इंसिडेंट। जो क्रिमिनल्स हैं उनको अपना ड्यू टेन्योर पूरा करना पड़ेगा, और उनका जो ऑर्डर था उनके रिलीज का, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया गया। ये क्लासिक एग्जांपल है यूज का आर्टिकल 13, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। उसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं जो कि लगातार एज अ वॉच डॉग जैसा इस्तेमाल होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और वो देखती हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ गलत चीज या कुछ गलत एक्ट ना हो, जिसमें है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूपीएससी। ये चारों बॉडीज को वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इनमें किसी भी गवर्नमेंट द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इनके मेंबर्स जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको कोई दूसरा जॉब भी नहीं मिलता गवर्नमेंट में। इसके साथ साथ हमारे पास आर्टिकल 326 में राइट टू वोट दिया गया है। ये इटसेल्फ हमारे पास ऐसी पावर है कि हम अपने मुताबिक अपने हिसाब की सरकार बना सकते हैं। इसीलिए हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, और हर 5वें साल उसमें इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, जो कि इस साल 2024 में होने वाले हैं, और इसी के साथ साथ होते हैं स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन। और राइट टू वोट हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम यूज करते हैं अपने मुताबिक अपनी मनपसंद सरकार चुनने व बनाने के लिए। इसी प्रकार राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसी कई सारी राइट्स हैं, ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं। अगेन हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी सारे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए एज अ शील्ड एंड एज वेल एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं एक आर्टिकल का मेंशन करना जरूरी बहुत समझता हूँ, वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अगर आपकी इनकेस कोई भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, सपोज कल को सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जिसमें आपकी राइट वायलेट होती है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर वायलेट होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि ये फंडामेंटल राइट मेरी सरकार द्वारा या इस नियम कायदे कानून द्वारा वायलेट हो रही है। तो हमारे पास अपनी ग्रीवेंस रेड्रेसल करने के लिए भी पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कुछ चीज थी कि व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स या व्हाट आर द शील्ड्स एंड प्रोटेक्शन व्हिच आर प्रोवाइडेड टू अस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट सारी स्टोरी सुंदर नहीं होती, ये हमें भी पता है, और हर चीज परफेक्ट नहीं होती, ये भी हमने सुना है। इसी प्रकार पास्ट में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कुछ लोगों द्वारा अपने फायदे के लिए किया गया, वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग तोड़ा मरोड़ा गया, और उस समय को हम डार्क पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जब भी हम डार्क पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम 25 जून 1975 के दिन को बिना बोले नहीं रह सकते। ये वो दिन था जब मिसेस इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को एक एडवाइस किया कि आप इमरजेंसी लागू कर दीजिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और उसके बाद अगले 2 दिन तक पूरे दिल्ली एनसीआर में बिजली की कटौती, नो न्यूज़पेपर, और पता नहीं कितनी 100 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, इम्प्रिजन हुआ, और एक 21 महीने लंबा डार्क पीरियड इस कंट्री ने देखा, जिसको हम एरा ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। वो सबसे डार्केस्ट पीरियड था इस संविधान का, इस देश का। उसके अलावा आप लोगों ने एक फेमस कमीशन है, इसका मैं नाम लेना चाहूंगा, मंडल कमीशन सुना होगा, जिसने इस देश को बनाया भी है, बिगाड़ा भी है, जोड़ा कम तोड़ा ज्यादा है। मंडल कमीशन ने प्रोविजंस दिए थे या अपनी रिपोर्ट में सजेस्ट किया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, या फिर वो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या आपने कभी भी पॉलिटी पढ़ी, उस रिपोर्ट में था कि फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये मैं मेंशन करूंगा लाइन यहाँ पे कहीं, कि दीज प्रोविजंस, दीज रिजर्वेशन आर फॉर अ टेम्पररी पीरियड एंड वॉट एवर रॉन्ग हैज हैपन टू दीज क्लासेज इन द हिस्ट्री। तो उनका एक रीइंबर्समेंट काइंड ऑफ था। बट वो एक सन है जब मंडल कमीशन आया था और आज का समय है।
आज तक वो रिजर्वेशन कभी हटे नहीं। ना सिर्फ हटे, लोग कोशिश करते हैं प्रमोशन की। हमारे भारत में लोग प्रयास कर रहे हैं डिवोशन का। आज के युग में ज्यादा से ज्यादा जातियां और कास्ट ये प्रयास कर रही हैं कि काश हमको भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उनका हमें इस्तेमाल हो, जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो बात अब अपलिफ्टमेंट की छोड़िए, अब बात हो रही है रिजर्वेशन की और बैकवर्ड क्लास में शामिल होने की। ये एक फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल पॉइंट से बात करेंगे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी। फंडामेंटल राइट्स वो इंडिविजुअल राइट्स हैं जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोई भी ग्रीव्ड पर्सन अपनी राइट के लिए फाइट कर सकता है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करवाएगा। और ये परमानेंट राइट्स हैं, इन्हें हटा नहीं सकते। बट इसी के साथ साथ कुछ राइट्स ऐसी भी हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छी हैं, उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कितनी आइडियल है, कितनी बढ़िया है, बट उनके ऊपर एनफोर्सिंग राइट नहीं है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसका अगर आप नाम ही सुनो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसी में अप्लाई होने चाहिए। मैं कुछ के नाम लेता हूं, जैसे है इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। बट हमें पता है क्या आज इक्वल वर्क और इक्वल पे होता है? नहीं होता। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क एनिमल, बट हमें पता है क्या हो रहा है। Prohibition of intoxicating drinks and drugs, but we know what is happening. Protection and preservation of environment, forest and wildlife, we know what is happening. और ऐसे बहुत सारी कई अलग राइट्स। मोटी बात ये है कि शायद इनके ऊपर भी अगर एनफोर्सिंग पावर होती कोर्ट के पास तो शायद ये आज हमारे पास होती और इनको हम सब एज अ कॉमन मैन यूज कर पाते, क्योंकि ये राइट फिर पॉलिसीज के तहत हमको स्टेट बना के देती। बट सिंस दीज आर नॉट एनफोर्सेबल तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। स्टेट चाहे तो इनसे इंस्पायर होकर कोई राइट्स बना सकता है, बट अगर सपोज इनमें से कोई भी राइट वायलेट होती है तो हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है कि हम कोर्ट के पास जाएं या हम कहीं और जाएं और हम डिमांड करें कि इन राइट को एनफोर्स कराया जाए। तो ये टेक्निकल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे एक फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फोर्थ पॉइंट है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर डार्क पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कई आज के एक्सपर्ट्स कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। इस पॉइंट को आगे बढ़ने से पहले चलो मैं आपको 1947 के लीडरों से मिलवाता हूँ। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जेपी कृपलानी, Baba Bhimrao Ambedkar, the father of Indian Constitution. He was also the chairman of drafting committee of Indian Constitution. K.M. Munshi and many more. अब अगर मैं सबका नाम लेने बैठ जाऊं, ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठते थे उस समय के लीडर्स, तो शायद ये दिन छोटा पड़ेगा, वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। और ये लोग नहीं, ये भंडार थे नॉलेज का, विजडम का और लीडरशिप का। अब मैं आपको कुछ आज का डेटा दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2019 में जब लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हुए तो जो लोग एमपी बने लोकसभा में उनमें से 43% ऑफ द एमपीज ऑफ लोकसभा हैव क्रिमिनल चार्जेस। 22% ऑफ एमएलएज ऑफ गुजरात गवर्नमेंट हैव क्रिमिनल चार्जेस। 50% ऑफ एमएलएज ऑफ योगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव क्रिमिनल चार्जेस। कहाँ लीडर्स हमारे 1947 के, इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी अवार्ड्स हैं, पीएचडी डिग्रीज हैं, और कहाँ हमारे आज के लीडर्स। डेप्रिसिएशन मैंने सुना था, इस प्रकार का डेप्रिसिएशन शायद मैंने आज तक कभी नहीं सुना, बट ये होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि हम लोगों की जो सोच है, हम सोचते हैं पॉलिटिक्स एक गटर है, खराब चीज है। पॉलिटिक्स बेसिकली चेयर है, वो चेयर है जिसपे बैठ के इस देश को चलाया जाता है। अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो खराब लोग बैठेंगे, और जैसे लोग बैठेंगे वैसा इस देश का हाल होगा। अच्छे लोग पीछे हटे तो उस चेयर पे किसी और को तो बैठना ही था। आवाज आपके सामने है। बट ये कुछ वो छोटे एग्जाम्पल हैं या वो कुछ चीजें हैं जो मैं बता पाया कि किस प्रकार हमारे संविधान ने, इस देश ने एक डार्क पीरियड देखा है और हम अभी भी उसे देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि डार्क फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट हर चीज के बैड और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, और सिर्फ कुछ समय के लिए डार्क फेज था या खराब समय देखा था या फिर उसको हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज जो आज तक हुए हैं वो सभी खराब हैं। जस्ट लाइक देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे चेंजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में की गए, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल
लोगों के ऊपर और कंट्री में आया। स्टार्टिंग करें जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। इस अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में रखा, जैसे एजुकेशन, जैसे फॉरेस्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, जिनके ऊपर सेंटर को लगा कि ये इसके ऊपर एक ओवरऑल कंट्रोल स्टेट और सेंटर दोनों का होना चाहिए। ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं, इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि इनके ऊपर स्टेट अपने फंड द्वारा अकेले काम नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ जब 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इंदिरा गांधी जी द्वारा गलत उपयोग किया गया और इमरजेंसी अप्लाई हुई, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि ओनली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकता। उनको जो एडवाइस होनी चाहिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। इसी चीज को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। जितने भी इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस थे उनको और स्ट्रिक्ट और टाइट कर दिया, जिससे वो जो एक डार्क एज थी, एक डार्क एरा ऑफ इमरजेंसी आया था, वो दोबारा ना आ पाए। स्टार्टिंग उसमें यही हुई कि जैसे रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए। फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती, वो परमानेंट है। हालांकि उसके अलावा जो बाकी के फंडामेंटल राइट हैं वो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इमरजेंसी सस्पेंड हो सकती हैं, बट 2021 नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको हर 6 महीने में रिव्यू प्रोसेस के अंडर लाया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसको डेमोक्रेसी एट द लोएस्ट लेवल भी कहा जाता है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। इसी के साथ साथ 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू हुआ, जो कि स्टेट और सेंटर शेयर करता था, यानी सेंटर ने ज्यादा शेयर ऑफ रेवेन्यू स्टेट्स को दिया फॉर देयर डेवलपमेंट, बिकॉज स्टेट्स के पास इतना पैसा नहीं होता। इसी के साथ साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आया, जिसके साथ हमको राइट टू एजुकेशन मिला, यानी स्टेट के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दे शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 8 to 14। इसके साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट किया, जिसके तहत एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन हुआ कि हर सिटीजन को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स और बॉडीज में आखिर क्या चल रहा है। उनको अगर कोई भी रिसोर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन डिग आउट करनी है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। कंसीडरेबल बस यही पॉइंट है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से नेशन की इंटेग्रिटी और यूनिटी को या सोवरेनिटी को हैम्पर ना करे। इसके साथ साथ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिमिट कर दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत नहीं हो सकता, उसको एक लिमिटेड दायरे में रखना है। इसी के साथ साथ हमने 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमको 1 नेशन 1 टैक्सेशन पॉलिसी आई और जीएसटी आया। हमने रिसेंटली 370 आर्टिकल को स्क्रैप किया और इंडिया यूनिफाइड हो गया। हमारे जो देश का ताज था जम्मू एंड कश्मीर, अब वो फाइनली हमारा एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसके पहले जम्मू कश्मीर की एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी और इंडिया की अलग। तो काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। और रिसेंटली तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जरूर पुटअप करना चाहता हूँ, वो है विमेन एम्पावरमेंट बिल, जो कि है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा एंड वेरियस अदर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारे पॉजिटिव चेंज है। अब हम देखना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन उस बिजली की तरह है जिससे एक बल्ब भी जलता है, जो कि लोगों के घरों में रोशनी देता है और उससे करंट भी लगता है और जान जाती है। सो नाउ इट इज वी हैव टू डिसाइड, यू एंड मी हैव टू डिसाइड व्हाट एंड हाउ वी वांट टू यूज द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये 2024 है, अगले 2 या 3 महीने बाद जनरल इलेक्शंस हैं और आपके और हमारे चुने गए लोगों द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये आपके और हमारे दायरे में है कि हम किस प्रकार अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करें और किसे उन सीट पर उस जगह ले जाके बिठाएं लोकसभा में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से वीडियो क्यों बना रहे थे? आज हमने अपने 74 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ और जब से वो अप्लाई हुआ, और हम अपने 75 ईयर में अब रनिंग है। उससे भी जरूरी अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज इंडिया, एक मेरे को डिफाइन करो। नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता थी, बट मैंने जब ढूंढा, सर्च किया, मुझे मिली। हमारा आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये हम लोगों की मेंटालिटी है कि हमको हमारे देश की डेफिनेशन ही नहीं पता थी, या हमको नहीं पता था ये कहाँ होगा कि हमारा इंडिया क्या है। आर्टिकल 1 में था, बट हमने कभी इसको पढ़ा नहीं, बिकॉज जब स्कूल में सब्जेक्ट था पॉलिटी तो हमने ध्यान दिया नहीं, और सिंस ये हमारे कैरियर से रिलेटेड कभी आता नहीं है अनटिल अनलेस अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन क्या ये चीज सही है?
हमने इस पूरे वीडियो में राइट्स की बात करी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स की बात करी, लेकिन अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये कुछ वो ड्यूटीज हैं जो आपके, मेरे, हम सबके एज ए सिटीजन के ऊपर अप्लाई होती हैं। क्या है जरा जाने। ये है टू अपहोल्ड द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ये है टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड मैनी मोर मैनी मोर। बट यहाँ पर जो एक चीज गलत है वो ये है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। शायद उस समय जब हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो उनको लगा था कि शायद उस समय इंडिया में इतनी इलिटरेसी थी या फिर इतने लिटरेट नहीं थे कि वो उसको समझ पाते और अप्लाई कर पाते। बट आज वो कंडीशन नहीं है। आज ये सारी राइट्स मेरे अकॉर्डिंग, ये सारी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल होनी चाहिए थी। जिस प्रकार हम अपनी राइट के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपनी ड्यूटी ना करें तो लॉ एनफोर्समेंट को भी हमारे पास आना चाहिए था। बिकॉज ये वो ड्यूटीज हैं जिनसे देश बदलता, देश एक बेहतर देश बनता। आज से 25 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, इंडिया एट 100, ये बहुत फेमस कोट है जो चल रहा है और आगे आने वाले सालों में और ट्रेंडिंग होगा। बट ये देश कैसा होगा, अगले आने वाले 25 साल कैसे होंगे, ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि अब हम फ्यूचर हैं इस देश का। आप और हम जो युवा लोग हैं वो डिसाइड करेंगे देश कहाँ जाने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं। अगला डेवलपमेंट या अगला विकास जो आएगा वो विकास हम लाएंगे, हमारे लिए लाएंगे और हमारे द्वारा लाएंगे। इसलिए इस नए विकास के लिए, इस नए भारत के लिए चलिए आज मिलकर हम लोग अनफोल्ड करें। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।